चलो बच्चे लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में नॉर्मल चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक्स में और वाई में, और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें देखे है ना। और हम लोग वो क्या मंकी वाला प्रॉब्लम भी देखे, ठीक है, रिलेटिव का। तो जिससे हम लोग को समझ में आया कि क्या क्या समझ में आया उससे कि बंदर को गोली लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चालू करते हैं बच्चों नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, पहली जो होगी वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब प्रोजेक्टाइल एक बार जहां से भी उसको हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, चाहे बिल्डिंग के ऊपर से या नीचे से, प्रोजेक्ट करने के बाद जब वो वापस जमीन पे आता है, इसके बीच कुछ टाइम एलैप्स होगा, यानी टाइम कुछ इंटरवल होगा। उस टाइम इंटरवल को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। छोड़ने से लेके, प्रोजेक्शन से लेके जमीन पे आते तक, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, दूसरा, अब इस टाइम ऑफ फ्लाइट के, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल होता है, ऊपर गया और नीचे आया, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन इस बीच जब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कारण कुछ आगे भी जा रहा है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पढ़ेंगे? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़ने वाले हैं, अब ये ऊपर जाके नीचे आएगा तो ड्यूरिंग इट्स मोशन वो एक वर्टिकल, एक हाईएस्ट पॉइंट पे अपने पहुंचेगा। ठीक, तो उसको बोलेंगे हाइट, मैक्सिमम हाइट या हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक, तो ये तीनों चीजों को हम लोग को पढ़ना है ना। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको अपन कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, रेंज को कैपिटल आर से, और हाइट को कैपिटल एच से। और इनको कैसे डिराइव कर सकते हैं, किसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट रहता है, किसको क्या से फर्क पड़ेगा, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये जो तीनों चीजें हैं बच्चों, मैं कौन से प्रोजेक्टाइल के लिए डिफाइन कर रहा हूं? वैसे तो ये कोई भी प्रोजेक्टाइल के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, लेकिन खास तौर से मैं ले रहा हूं कौन सा प्रोजेक्टाइल? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ये सॉरी, कैसा प्रोजेक्टाइल? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। कैसा प्रोजेक्टाइल? वर्टिकल। ठीक, तो डिराइव उसके लिए करूंगा, लेकिन जो डेरिवेशन करूंगा आप उसको याद रखना, ताकि कैसे निकालते हैं उसका आइडिया आपको रहे। ठीक है, चलिए चालू करते हैं डेरिवेशन करना। तो सबसे पहले करते हैं मोशन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? एक मोशन डिफाइन करते हैं। देखिए, सपोज आपके पास एक ये ग्राउंड है। क्या है? ग्राउंड। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कब बोलते हैं? जब ग्राउंड से किसी चीज को प्रोजेक्ट करो मेकिंग सम एंगल थीटा, और वो वापस रिटर्न हो जाए ग्राउंड पे, ऐसे को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? जब आप क्या करोगे, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल उल्टा बोल दिया है ना। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? जब आप कोई चीज ग्राउंड से प्रोजेक्ट करो और वापस कहां जाए? ग्राउंड पे, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल कब बोलते हैं? जब आप किसी एलिवेटेड पॉइंट से, मतलब उठे हुए पॉइंट से, आप किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करो। कोई एंगल में वर्टिकल से एंगल बनाते हुए नहीं फेंक रहे हो, कैसा फेंक दे रहे हो? सीधा हॉरिजॉन्टल। तो भी वो जो मोशन करेगा वैसा करेगा। ठीक, तो ऐसे को बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो देखिए वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में क्या होगा, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक, ये दो चीजें गिवन है। अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे करेगा? ये सीधा जाएगा, ऊपर जाएगा और वापस क्या जाएगा? नीचे। ठीक, तो सपोज इस पॉइंट को मैंने बोला ओरिजिन, बोल सकता हूं बच्चों। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को हमेशा क्या मानना है? ओरिजिन। पूरा काइनेमेटिक्स का बेस यही है, फ्रेम से नापते हैं सब चीजें। फ्रेम किसको मानना? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अगर स्पेशल केसेस में कुछ अलग भी ले सकते हो सॉल्व इजी करने के लिए, लेकिन हर लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या को लोगे? इसको लोगे ओरिजिन। ठीक है, अब ये हो गया आपका ओरिजिन। अब आप गौर कीजिए, ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हुआ मैक्सिमम डिस्टेंस, तो इस पॉइंट को बोलूंगा क्या? r, 0। क्या बोलूंगा? r, 0। ये क्या हो गया? रेंज। क्या हो गया बच्चों? रेंज। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्या चीज? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड से लेके ग्राउंड तक आने में किया। तो देखो पोजीशन उसका 0 था y में, वापस क्या हो गया?
0। क्लियर है? हाइट उसकी 0 से वापस 0 पे आ गई। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो ये हो गया बच्चों आपका रेंज। ठीक। दूसरा, t इक्वल टू 0 पे वो यहां से छूटा, अब वो ट्रेवल किया यहां पहुंचा, जिस टाइम में वापस जमीन पे टकराएगा उसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म होगा, जमीन से टकराने के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया उसका, तो इसको बोलेंगे t। क्या बोलेंगे बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? टाइम ऑफ फ्लाइट। जहां से फेंके और जहां के गिरा, इस बीच में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, 0 से लेकर t तक। क्लियर है? अब ड्यूरिंग इट्स मोशन आप देख रहे हो कि ये इसका मैक्सिमम हाइट पहुंचा हुआ है। ये क्या पहुंचा हुआ है? इसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो वो ओरिजिन के हिसाब से लेता है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? h, हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो हमको ये t, h और हाइट निकालना है। किसके टर्म्स में? दो ही चीज गिवन होगा, u और थीटा। और एक चीज पता होगा सबको, क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगा? डाउनवर्ड। वो तो हमेशा रहता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड लगेगा। तो समझ में आई सिचुएशन बच्चों? u की क्या है? प्रोजेक्शन वेलोसिटी। थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल से एंगल। कभी कभी क्वेश्चन में वर्टिकल से एंगल दे देता है, तो रिजॉल्व करना उसके हिसाब से। ठीक है? तो ये दे दिया है, तो ये मैं u हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है थीटा, और u वेलोसिटी से फेंके उसके लिए डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखें। तो सबसे पहले बच्चों 2D मोशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? बांट देना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसको बांट देते हैं दो हिस्सों में, इधर तरफ लिख लेते हैं एक्स एक्सिस और इधर तरफ क्या लिख देते हैं बच्चों? वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और वाई ये बढ़ गया। अब एक्स एक्सिस में सारे पैरामीटर लिख देते हैं। देखो, सबसे पहले वेलोसिटी लिखते हैं। ये क्या होगा वेलोसिटी? u cos थीटा होगा, u का रेजोल्यूशन बेस। और ये क्या होगा? u sin थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों? u cos थीटा, और यहां क्या आ गई? u sin थीटा। ये आगे की तरफ, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये समझ में आया? एक्सेलरेशन मार्क करते हैं। इसके लिए एक्सेलरेशन, इसके लिए एक्सेलरेशन 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? किधर? नीचे। तो इसको प्लस लोगे तो इसको माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। सपोज बीच में किसी टी टाइम पे वो यहां पहुंचा है, एट t इज इक्वल टू टी वो यहां पे पहुंचा है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? x, y। मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x चला है और वर्टिकल डिस्टेंस y चला। ठीक है, ये वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है टाइम के हिसाब से। आ रही बात समझ में? तो x और y क्या है? पोजीशन। x और y क्या है? पोजीशन। ठीक, और टाइम दोनों के लिए क्या लेना है? सेम। इसके लिए भी t, इसके लिए भी t। साइमल्टेनियस होता है मोशन x और y में। बात समझ में आई कि नहीं? तो अपने को इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, पोजीशन ले लिए, डिफाइन कर लिए, टाइम डिफाइन कर लिए। अब अपन लोग एक एक करके चीज निकालते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्या निकालूं बताओ? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कोई भी चीज निकालने के पहले, ये तो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस के लिए लिख देते हैं यहां पर। एक्स एक्सिस के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स बराबर u cos थीटा t। हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म लिखूंगा? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? 0। y के लिए क्या लिखूंगा? u sin थीटा t, u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये समझ में? क्या लिखूंगा? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन g है, टाइम t है। तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट किसी भी t टाइम पे, ये आ गया y कोऑर्डिनेट किसी भी t टाइम पे। ठीक, आप देख रहे हो ये क्या है? लीनियर। x एज अ फंक्शन ऑफ t लीनियर है। तो आप खुद जानते हैं कि दो टाइम पे ये सेम पोजीशन पे थोड़ी रहेगा, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इसका x तो बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, जिधर u है उधर जाएगा। लेकिन y में देख रहे हो, y में क्या बना है? क्वाड्रेटिक। मतलब दो ऐसे समय होंगे जहां के लिए y एक y सेटिस्फाई करेगा। ये तो है ही। कैसे? सपोज ये जो है ये y1 ले लिए,
ये t1 समय पे पहुंचा, तो देखो यहां जब पहुंचेगा तो उतना ही हाइट फिर से आ रहा है y1, लेकिन समय वही है क्या? नहीं, समय कब है ये? t2 पे। क्लियर है बात? तो दो ऐसे समय होंगे जब सेम हाइट पे पहुंचेगा। ऐसा तो हम लोग देखे ही थे नीचे से ऊपर फेंकने वाले क्वेश्चन में। वर्टिकल मोशन में तो ऐसा होता ही है, जाते समय एक हाइट और आते समय सेम हाइट पे होता है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक आ रहा है। और ये लीनियर, एक्स में रिपीट नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो एक्स में ऐसा मोशन रिपीट, टर्निंग पॉइंट आ ही नहीं रहा है कोई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा, अब हमको सपोज निकालना है बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, देखो तो बताओ, जब t0 है, t0 है तो y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। जब t बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया तो y कोऑर्डिनेट क्या है? मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट यही हुआ ना कि जमीन से वापस जमीन पे आ जाए, तो हवा में कितने देर रहा है, यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो जब तक उसको प्रोजेक्ट किए उसका डिस्प्लेसमेंट वापस जाके 0 नहीं हो जाता। जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 0, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। आ रही बात समझ में? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? हॉरिजॉन्टल नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल तो बढ़ता ही रहेगा, जब तक जमीन से नहीं टकराता वो आगे जाता रहेगा। आ रही बात समझ में? तो हमको क्या निकालना है? किस टाइम पे वो जमीन पे वापस आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो देखो क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करते हैं? टी के लिए इस इक्वेशन में ऐसा बोल सकता हूं, y बराबर 0 होगा जब t बराबर t होगा। बोल सकता हूं बच्चों, t बराबर t पे y क्या है? 0। तो इक्वेशन में डाल दो वैल्यू। y की जगह क्या लिखोगे? 0। y की जगह क्या लिखोगे बच्चों? 0 बराबर u साइन थीटा, t की जगह क्या लिख दोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस हाफ g कैपिटल T का स्क्वायर। एक t कॉमन आएगा तो बचेगा क्या अंदर? u साइन थीटा माइनस g/2 t बराबर 0। तो एक आया t बराबर 0, सही बात है, t बराबर 0 पे 0 पे ही तो था, सही बात है। और दूसरा क्या आया? इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? tg/2 बराबर u साइन थीटा। तो t बराबर क्या आया? u साइन थीटा ट्वाइस बाय g। ये हो गया बच्चों आपका क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, याद रखना ये टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ ऐसे मोशन के लिए, यानी जो वर्टिकल पोजीशन उसका था इनिशियल वही फाइनल हो जा रहा है, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है तब का है। अगर सपोज यहां ग्राउंड नहीं रहता तो ये और नीचे जाता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सेम वर्टिकल प्लेन में आ जाएगा, सेम वर्टिकल लेवल पे आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, ये याद रखना। बात समझ में आई कि नहीं? टी बराबर क्या हो गया बच्चों? 2u साइन थीटा अपॉन g। अपन अगर u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जाने और आने में समय लगता है, जाने में u/g, आने में u/g, 2u/g लगता है। बस यहां पर क्या आ गया है? साइन थीटा आ गया है। तो यहां पर साइन थीटा क्या बता रहा है? वर्टिकल वेलोसिटी। क्या बता रहे हैं बच्चों? तो जाहिर सी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है बच्चों? क्लियर है? अगर आप क्या कर रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी सेम रखें, वर्टिकल वेलोसिटी क्या रखें? सेम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सेम ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं? वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बच्चों? जैसे यहां पर लिख रहा हूं, t बराबर 2uy/g लिख सकते हैं, 2uy/g। ठीक, तो सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। g तो कांस्टेंट है, 2 तो 2 है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक, तो सपोज अगर आप किसी पत्थर को, ऐसा एक सिचुएशन बता रहा हूं, आप किसी पत्थर को मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड दे सकते हो, अपने हाथ से फेंक रहे हो ना, तो कितना स्पीड दे सकते हो? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको उसको एकदम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम रखना है, तो कैसा फेंकोगे? साइन थीटा 1 होना चाहिए। साइन थीटा 1 होगा मतलब ऊपर फेंकोगे सीधा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? लेकिन अगर आप किसी एंगल पे फेंक रहे हो तो फिर एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट, और कंपोनेंट तो मेन वेक्टर से कम ही होते हैं। ठीक, तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, और वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा उसके हिसाब से टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से जो एंगल बना के फेंकें, अगर जितना कम एंगल बनाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट उतना कम होगा।
और जितना एंगल बड़ा बनाएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट उतना ज्यादा होगा। बात समझ में आई कि नहीं है? पक्का? तो ये चीज याद रखना, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। बात समझ रहे? हॉरिजॉन्टल से कोई मतलब नहीं है। सपोज अगर ऐसे मैं प्रोजेक्टाइल को फेंक दिया हवा में, ठीक, प्रोजेक्ट कर दिया और हवा चलने लगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या चलने लगी? हवा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा चलने लगी। तो बताओ क्या जो है वो प्रोजेक्टाइल अब क्या और ज्यादा देर हवा में रहेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वर्टिकल कोई फर्क? वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हुई क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हवा चल रही है, उससे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई चेंज? हाँ, रेंज बढ़ जाएगा, हवा थोड़ा ज्यादा दूर कैरी कर देगी उसको, लेकिन ये क्या रहेगा? सेम। अब एक बढ़िया चीज बताता हूं जो फिजिक्स के हिसाब से इंट्यूटिव तो नहीं लगता, लेकिन देखो सोचो ऐसा तो होना ही है। सपोज ये बढ़ूं आगे, ये समझ में आया ना बच्चों? पक्का? देखो सपोज अपन गन रखें, क्या रखें? गन, और एक पत्थर पकड़े। एक गन रखें और एक पत्थर पकड़े, और हम लोग क्या कर रहे हैं? ये जमीन है, ये क्या है? जमीन। ये आदमी है, ये गन पकड़ा है भाई, ये चलाएगा गोली। ये क्या चलाएगा? गोली। ये आदमी है सेम हाइट का, सब चीज सेम है, और ये पकड़ा है पत्थर, और ये फेंकेगा पत्थर। ये चलाया गोली, ये चला पत्थर, दोनों सेम हाइट पे, जमीन से दोनों सेम हाइट पे, ठीक। ये भी एच हाइट पे है जमीन से, और ये भी एच हाइट पे, ठीक। ये पत्थर फेंका है और ये गोली चलाया है। बताओ गोली पहले जमीन से टकराएगी कि पत्थर? साथ में। दोनों क्या में टकराएंगे? साथ में। अरे बस में ऐसा नहीं है कि अरे बुलेट तो बहुत तेज है तो वो जमीन पे नहीं आएगी भाई। कितना हल्का बुलेट हो, कितना भारी तोप का गोला हो, कोई फर्क पड़ने वाला? क्योंकि एक्सेलरेशन तो मास पे डिपेंड भी नहीं करता, तो दोनों को सेम टाइम ही लगेगा नीचे आने में। हाँ, लेकिन बुलेट की स्पीड बहुत तेज रहती है बच्चों, 200 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, क्या रहती है? बहुत तेज। तो ऐसा लगता है वो ग्रेविटी उसको इफेक्ट नहीं करी, वो सीधा जा रही है। नहीं जा रही सीधा, वो जाते जाते कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। अगर ये बॉल को 2 सेकंड लग रहा है नीचे आने में, तो बुलेट को भी 2 सेकंड में वो जमीन में टच हो जाएगी। लेकिन उस 2 सेकंड में अगर उसकी स्पीड सपोज 200 मीटर पर सेकंड है, तो उस 2 सेकंड में वो हॉरिजॉन्टली कितना चल लेगी? 400 मीटर चल लेगी ना। और पत्थर को क्या 2 मीटर पर सेकंड से फेंके हो, तो 2 सेकंड में वो कितना दूर गिरेगा? 4 मीटर गिरेगा। तो ऐसा लगेगा अरे ये तो ज्यादा देर हवा में नहीं रहा। नहीं, बुलेट भी उतनी देर हवा में रही। आ रही बात समझ में? अब पबजी खेलते तो देखो ना, गोली कहाँ सीधा कहाँ जाती है, कैसे जाती है? नहीं खेलो, छोड़ो, अच्छा करे, वेरी गुड, गुड बच्चे, अच्छे बच्चे। हाँ, समझ में आई बात? क्लियर है? तो ये चीज याद रखना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी भी तेज हो, कितनी भी स्लो हो, टाइम ऑफ फ्लाइट में उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बुलेट और एक पत्थर हॉरिजॉन्टली फेंके, वर्टिकल वेलोसिटी तो दी है नहीं, तो दोनों को सेम डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में सेम टाइम लगेगा, क्योंकि जी दोनों के लिए सेम। बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? क्लियर है? ये वही रीजनिंग है जैसे आपने एक सीधा पत्थर को ड्रॉप किए या पत्थर को हॉरिजॉन्टल फेंके, रेंज का फर्क आता है। एक का रेंज ही नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं थी, दूसरे का रेंज है, लेकिन टाइम दोनों को सेम लगा, भले एक भारी हो एक हल्का हो। आ रही बात समझ में? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वर्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़े आगे बच्चों, ये चीज समझ में आया? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया बच्चों अपना? 2u sin थीटा अपॉन g। इसको याद रखेंगे, याद रखेंगे? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बच्चों? नेक्स्ट अगला चीज जो हम लोग डिराइव करने वाले हैं वो है रेंज। क्या है दूसरा चीज बच्चों? रेंज। तो रेंज क्या होता है? जब तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट में था, ऑब्जेक्ट जब तक अपने टाइम ऑफ फ्लाइट में था, तो जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किए उससे वो कितना दूर ट्रेवल किया। जब तक ये टाइम ऑफ फ्लाइट में था, तो जिस पॉइंट से उसको प्रोजेक्ट किए उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टली कितना दूर गया, इसको क्या बोलते हैं? रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों एक्स वाला का फॉर्मूला क्या लिखे थे अपन? u cos थीटा इंटू टी लिखे थे। टी यानी नॉर्मल टी वाला नहीं। तो जर्नी कितने समय की हुई? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो अगर मैं टी को इस इक्वेशन में टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर डाल दूंगा, तो मेरा हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा? रेंज के बराबर आ जाएगा। टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दिया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? आर। आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे? आर बराबर यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आ जाएगा यू कॉस थीटा इंटू 2u
साइन थीटा अपॉन जी। क्या है बात समझ में? तो इसके दो फॉर्म है बच्चों, या तो ऐसे याद रखो 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, या 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोलते हैं? साइन 2 थीटा बोलते हैं, साइन 2 थीटा। तो इसको बोल दो u² साइन डबल एंगल बाय जी। आ रही बात समझ में? तो जो यूज करना है करो, वैसे ये ज्यादातर यूज होता है, इसके भी अलग अलग फायदे हैं, ठीक है, दोनों के अपने अपने फायदे, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है बच्चों? अब रेंज के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है। देखिए पहला बात तो ये देखो, याद रखना कि रेंज क्या आ रहा है? 2 u साइन थीटा u कॉस थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। u², एक u को साइन थीटा के साथ लिखा, एक u को कॉस थीटा के साथ लिखा। u साइन थीटा और u कॉस थीटा क्या थे? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी। मतलब रेंज क्या पे डिपेंड कर रहा है? दोनों पे, 2ux और uy बाय g। तो दोनों पे डिपेंड करता है बच्चों, दोनों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो अब एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसी नॉर्मल, रेंज मैक्सिमम कब होगा? ऐसे बिना कैलकुलेशन करे, मैक्सिमम मिनिमम बिना लगाए, ऐसी सोच के बताओ। देखो वर्टिकल फेंक देते थे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होता था, और अगर हॉरिजॉन्टल फेंक दोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? 0। टाइम ऑफ फ्लाइट 0 हो जाएगा ना। तो रेंज मैक्सिमम कब होगा? ऐसा सोचने में लग रहा है जितना तेज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा उतना रेंज ज्यादा होगा, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैक्सिमम करने की कोशिश करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? तो वैसे में तो रेंज 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? रेंज में क्या हो जाएगा? 0। तो क्या एंगल सेट करूं ऐसा? ऐसा इंट्यूशन से लग रहा है ना 45 होना चाहिए, क्योंकि 45 होगा तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? बराबर। नहीं तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप 45 से कम रखोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? कम। अगर आप फिर 45 से ज्यादा रखोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो बढ़ जाएगा, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसा लग रहा है भाई ज्यादा देर के लिए हवा में था, लेकिन जो वेलोसिटी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो तो कम हो गया। तो एक कम हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है, एक कम हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम रखने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों बराबर रख दो ना, दोनों बराबर सिर्फ 45 डिग्री के लिए होते हैं। ऐसा इंट्यूशन से हम लोग बता रहे हैं, वैसे उसको कैलकुलेट भी करेंगे। ये बात समझ में आएगी नहीं? पक्का क्लियर है? चलिए, तो ये यूएक्स यू ये समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वर्टिकल वेलोसिटी पे। और दूसरा चीज, रेंज इज मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अगर आप 45 डिग्री एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं किसी चीज को तो उसका रेंज क्या आता है बच्चों? मैक्सिमम। याद रखना वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का है ना, बाकी चीज का भी बात नहीं कर रहे हैं। तो रेंज क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों होगा ये देख लेते हैं। देखो आर का वैल्यू क्या आया है? u² साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां u और g तो कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी जो आप प्रोजेक्शन में दे दी है वो कांस्टेंट है और g भी कांस्टेंट है। हमको ये बताना है ना कि थीटा की क्या वैल्यू हो ताकि रेंज मैक्सिमम हो। तो ये फंक्शन कैसा है? साइन 2 थीटा। फंक्शन कैसा है? साइन 2 थीटा। तो बताओ साइन ऑफ एन एंगल, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर हमारा जिस एंगल पे साइन 2 थीटा 1 आ जाए, साइन 2 थीटा क्या आ जाए? 1, उस एंगल पे हमारा रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और कितना होगा मैक्सिमम रेंज? u² अपॉन जी। बात समझ में आई कि नहीं? रेंज कितना होगा मैक्सिमम? u² अपॉन जी। और किस टाइम पे, कब? जब साइन 2 थीटा बराबर क्या हो? 1। अब साइन ऑफ सम एंगल 1 कब होता है? जब एंगल क्या हो? 90 डिग्री। तो 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? π/2 लिख सकते हैं 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या होगा? π/4। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का क्लियर है? समझ में आया? या मैक्सिमम मिनिमा से भी निकाल सकते हैं, चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? मैक्सिमम मिनिमा। ये r एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, तो किस थीटा पे r मैक्सिमम होगा उसके लिए क्या करते हैं? dr/d थीटा। याद है? वो भी साइड में लिख देता हूं, बाकी उसका जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक टूल याद रखना, कभी इक्वेशन r का ऐसा नहीं बनता रहा
फंस गए, जैसे इंक्लाइन में फंसेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में नहीं बोल सकते कि 45 पे फेंक दो, है ना, तो हम लोग यही सोचेंगे कि फिर वो उसमें मैक्सिमम कब आएगा, रेंज मैक्सिमम कब आएगा, तो डी आर बाय डी थीटा करेंगे, किस एंगल पे मैक्सिमम है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, डी आर बाय डी थीटा क्या आएगा बच्चों बताओ, यू स्क्वायर बाय जी तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन टू थीटा का क्या होता है, साइन का कॉस होता है, तो क्या आएगा, कॉस टू थीटा इंटू टू, चेन रूल लगेगा, इसको क्या से इक्वेट करना है बच्चों, जीरो से, तो ये सारा टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो क्या आएगा, कॉस टू थीटा बराबर जीरो, कॉस जीरो कब होता है, 90 डिग्री के लिए, कॉस जीरो कब होता है 90 डिग्री के लिए, तो टू थीटा बराबर क्या रखेंगे, पाई बाय टू, तो थीटा बराबर क्या आएगा बच्चों, पाई बाय 4, ये बात समझ में आई कि नहीं है, पक्का, ठीक, आ रही बात समझ में, नहीं, साइन और कॉस एक दूसरे के कैसे फंक्शन है, साइन का पूरा नाम क्या है, अच्छा कॉस का पूरा नाम क्या है, कोसाइन, क्या है, कोसाइन, तो साइन और कॉस में रिश्ता कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए दोनों सेम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा, थीटा 30 ले लो, साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू आया 1/2, कॉस 60 का वैल्यू भी क्या होगा 1/2, तो अगर आप थीटा का 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे हो 60, तो साइन का कॉस कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू क्या रहता है, सेम, ये पता है कि नहीं पता है आप लोगों को, ठीक, तो बच्चों ये अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, क्या लिखिए, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रेंज के बारे में, देखो बढ़िया चीज, सपोज आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये ले सकता हूं मैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बच्चों 30 डिग्री, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या चाहूं तो, 2 यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी लिख सकता हूं, अब थीटा का वैल्यू 30 डालता हूं, थीटा का वैल्यू क्या डालता हूं 30, तो रेंज क्या आएगा 2 यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, और नीचे क्या आएगा बच्चों एक जी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये आया रेंज, क्लियर बात, अब देखो सेम मैं क्या करता हूं, थीटा का वैल्यू ले लेता हूं 60 डिग्री, 30 का ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 30 का एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखो रेंज में साइन थीटा भी आता है कॉस थीटा भी आता है, तो जो थीटा के लिए साइन की वैल्यू थी, अब कॉस ले लूंगा तो वही वैल्यू अब कॉस 60 की हो जाएगी, और फिर साइन 60 होगा तो वो उसको रिपीट कर देगा, तो ये क्या हो रहा है एक्सचेंज हो जा रहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो रेंज वही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आ रही बात समझ में, तो निकाल के देख लेते हैं, रेंज क्या होगा बच्चों 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाय जी, अब 60 डालेंगे तो साइन 60 √3/2 हो जाएगा, और कॉस 60 1/2, तो आना वही है, कितना आ जाएगा आंसर √3 यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसका मतलब समझते हो दया, क्या है इसका मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज क्या रहता है सेम, क्या टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा, नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है वर्टिकल वेलोसिटी पे, तो जब साइन 30 लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, जब साइन 60 लोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा आएगा, क्योंकि वो वर्टिकल वेलोसिटी डिपेंड करता है, लेकिन रेंज दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या रहता है बच्चों सेम, बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का, तो होगा कैसे, दिखेगा ऐसे बच्चों, दोनों अगर प्रोजेक्टाइल को अपन कंपेयर करेंगे ना तो दिखेगा ऐसे, सपोज ये ऐसा डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, ये आपने फेंका कितने से, ये 60 डिग्री से फेंका, कैसे फेंका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से फेंका तो ऐसा होगा, ऐसा आया, अब आपने फेंक दिया किससे, ये आया आपका रेंज, ये क्या है आपका रेंज, ठीक, अब आपने फेंक दिया 30 डिग्री से, तो ऐसा फेंकोगे आधा, तो भी आपका रेंज क्या आएगा सेम, क्या आएगा सेम, हो क्या रहा है, हाइट अलग अलग है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग है, क्यों, पहले में जो 60 था तो साइन 60 आया, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा है, वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा है तो हाइट भी ज्यादा रीच करेगा और टाइम ऑफ फ्लाइट भी ज्यादा रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो छोटा हो गया cos 60, cos 60 का वैल्यू तो छोटा होता है, थीटा बढ़ता है तो cos छोटा हो जाता है,
है नहीं, तो कॉस वाला वैल्यू छोटा हो गया, तो मतलब भले ज्यादा टाइम के लिए हवा में है लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी स्लो है, तो वो रेंज आर कवर कर रहा है। अब दूसरे में क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, बहुत कम देर के लिए हवा में, लेकिन जो कंपोनेंट है साइन कॉस 30, थीटा छोटा हुआ, कॉस 30 का वैल्यू बड़ा हो गया √3/2, तो अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अब ज्यादा है, तो भले कम टाइम के लिए लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज्यादा है, तो u इंटू टी वही वैल्यू आ जा रहा है r। आ रही बात समझ में, पक्का? तो हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होगा, हाइट इसका h1 सपोज इसका h2, टाइम ऑफ फ्लाइट t2, टाइम ऑफ फ्लाइट t1, वो अलग अलग होगा, ठीक। और जिसका एंगल बड़ा होगा उसका हाइट ज्यादा होगा, जिसका एंगल बड़ा होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, लेकिन जिसका एंगल छोटा, हॉरिजॉन्टल से बोल रहा हूँ, उसमें रेंज लेकिन दोनों में क्या रहा है, सेम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो 12 डिग्री से फेंके और आप 12 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है 78, कितने से फेरे 78 से, तो दोनों में रेंज क्या होगा बच्चों, सेम, क्योंकि रेंज दोनों पे डिपेंड करता है, एक्स पे भी और वाई पे भी, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वाई कॉम्पोनेंट। ये समझ में आया कि नहीं बच्चों, पक्का? तो लिख लो, इसका लाइन लिख लो, range is same for complementary angles। range is same for complementary angles। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आया बच्चों, रेंज समझ में आया, अब क्या निकाल लेते हैं, हाइट, ठीक है। चलिए तीसरा लिखो बच्चों, हाइट, इसको कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल H। अब निकालते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो देखो मैं रिकॉर्डिंग नहीं दबाया, लग रहा है नहीं दबाया हूं, बच गया, हाँ। अब लिखो हाइट, तो देखो सपोज ये ग्राउंड है, u वेलोसिटी से फेंका गया, ये जा रहा है ऑब्जेक्ट और ये है h, ठीक। अब हाइट निकालने के अनेक तरीके हैं, क्या तरीके हैं बच्चों, अनेक। खास बातें क्या है बताते हैं हाइट पे। तो हाइट क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h, ठीक, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h। हम ये जानते हैं ऐसे प्रोजेक्टाइल के लिए, जमीन से जमीन में जब फेंकते हैं, जमीन से ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, ऊपर से नीचे आने में भी उतना ही टाइम लगता है। और टाइम क्या होता है, 2u/g, 2u sin थीटा अपॉन g। तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, आधा उसका, u sin थीटा बाई g, और नीचे आने में कितना लगेगा, u sin थीटा बाई। तो ये y बराबर h कितने टाइम में पहुंचेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, यानी जब टाइम बराबर क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, या बोल सकते हैं u sin थीटा बाय g। बात समझ में आई कि नहीं, पक्का? तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल जो पोजीशन है, y का फॉर्मूला क्या बच्चों, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसमें y की जगह h डाल देंगे, तो t की जगह क्या डाल देंगे, u sin थीटा बाई जी, तो भी आ जाएगा। एक दूसरा तरीका देखते हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल होता है। तो जाते टाइम का टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। यहां से यहां जितने टाइम में पहुंचा, यहां से यहां उतने टाइम में आएगा। और इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर होता है, इक्वल। टोटल डिस्टेंस r है, तो आधा डिस्टेंस क्या होगा, r/2, क्या होगा, r/2। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस टाइम पे r/2 होगा वो निकाल लेंगे, और फिर उसी टाइम को फिर वर्टिकल मोशन के इक्वेशन में डाल देंगे, तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक। ये दूसरा तरीका हो गया निकालने का, लेकिन हम सबसे आसान तरीका खोज रहे हैं। हाईएस्ट पॉइंट पे और क्या चीज होती है, वेलोसिटी 0। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी, कौन सी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो हम लोग वो इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे बच्चों, एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी बच्चों। तो वर्टिकल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अभी हमको टाइम चाहिए क्या, अभी हमको टाइम से कोई मतलब, हमको किससे मतलब है, हमको किससे मतलब है, डिस्प्लेसमेंट से। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो क्या करते हैं, v बराबर 0 होगा, v बराबर क्या होगा 0, u बराबर क्या होगा बच्चों, u साइन थीटा, a बराबर क्या होगा बच्चों, -g क्योंकि डाउनवर्ड है,
और s बराबर क्या हो जाएगा h। अरे बस में s बराबर क्या हो जाएगा h। तो इस वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू को अगर आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, 0 बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g कैपिटल H। तो यहां से h आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको याद भी होगा मैक्सिमम हाइट रीच बाय, अगर एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं अपवर्ड तो जमीन से जमीन में वाला, तो जमीन से मैक्सिमम हाइट कितना जाता है, यू स्क्वायर बाय 2g था। अभी ये बस साइन आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। तो एक चीज हमको समझ में आया, हाइट भी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे, हॉरिजॉन्टल से उसको कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो हाइट कैसी होगी, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, पक्का। तो ये था डेरिवेशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट रीच बाय प्रोजेक्टाइल का, और उनके बारे में स्पेशल बातें कुछ कुछ। ठीक है, अब सवाल बनाते बनाते और भी कुछ कुछ बातें उनके बीच में निकलेंगी तो उसको हम लोग नोट करते जाएंगे। बाकी मोटा मोटी तौर पे इतनी बातें याद रखना है। आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसमें ये ऐसे फॉर्मूले रखे डायरेक्ट वो यूज भी नहीं होंगे, होंगे ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं उसमें ये यूज भी नहीं होगा। लेकिन हमको आइडिया जरूर रहना है कि मैक्सिमम हाइट पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कब हो रहा है, जब टाइम t इक्वल टू 0 से छोड़े और जब जमीन में टकरा रहा है उसको क्या बोले, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को सेपरेटली सॉल्व करके निकालना है। टाइम तो सेम चलता है ना, तो एक कुछ पैरामीटर अगर नोन है, हमको ये सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन के बीच में चीजें पता है, तो x लगा के अगर सॉल्व हो रहा है तो x से टाइम निकाल लो, y लगा के सॉल्व हो रहा है तो सेम ही आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। बढ़े आगे बच्चों, यहां तक क्लियर है। सवाल बनाए कुछ, चलिए अब देखो पहला सवाल, ये जनरल आइडिया से आपको बन जाएगा, सिर्फ देख के बताना है। विच ऑफ द पाथ 1 और 2 ऑफ प्रोजेक्टाइल हैज मोर टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बताना है, मोर टाइम ऑफ फ्लाइट है, किसके पास क्या है, मोर टाइम ऑफ फ्लाइट। बताओ बताओ ना किसके लिए, कहा, चल सबसे पूछेंगे है ना। गोविंद फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। दोनों का क्या सेम दिख रहा है यहां, अब क्या सेम दिख रहा है भाई इस प्रोजेक्टाइल में, वर्टिकल वेलोसिटी, हाइट, क्या सेम दिख रहा है, हाइट। हाइट क्या होता है, हाइट क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। इसका मतलब बच्चों 2g तो कांस्टेंट है, हाइट भी क्या है, सेम, हाइट भी क्या है, सेम। और अगर हाइट सेम है तो क्या होगा, u1 स्क्वायर, जिन्हें 1 वाले का u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बराबर क्या होगा, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। ये समझ में आया कि नहीं है, मतलब बेसिकली u साइन थीटा कांस्टेंट होगा, होगा क्या होगा, u साइन थीटा कांस्टेंट होगा ना, भले कुछ भी हो, u साइन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट। अब बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन g। तो पहले वाले का और दूसरे वाले का u साइन थीटा अलग अलग है, u अलग हो सकता है, थीटा अलग हो सकता है, u अलग हो सकता है, थीटा अलग हो सकता है, लेकिन u साइन थीटा क्या होगा, सेम होगा दोनों का। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, अब भी बताया, क्या बताया, वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट पे डिपेंड करता है हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। दोनों का हाइट क्या दिख रहा है, सेम, दोनों का हाइट क्या दिख रहा है, सेम, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ रहा होगा, सेम। अब वो कैसे भी आए, अब वो कैसे भी आए, सपोज आप ऐसे कर सकते हो, एक को 5 मीटर पर सेकंड से छोड़े, 5 मीटर पर सेकंड से छोड़े 37 डिग्री बनाते हुए, कितना बनाते हुए 37 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 5 साइन 37, क्या हो जाएगा 5 साइन 37 होगा। 5 साइन 37 कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 3 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। और एक को आप 60 डिग्री से फेंके
विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। कितने से फेंके? 60 डिग्री विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा? सॉरी उल्टा बोल दिया, 30 डिग्री से फेंके विथ 6 मीटर पर सेकेंड। 30 डिग्री से फेंके विथ 6 मीटर पर सेकेंड, तो उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट क्या होगा? 6 sin 30, वो भी कितना होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब वर्टिकल, ठीक है पेन नहीं फेंकना है ना, वर्टिकल वेलोसिटी है दोनों का सेम, जी दोनों के लिए सेम, तो दोनों सेम हाइट पहुंचेंगे सेम टाइम पे, वापस आएंगे सेम टाइम पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। हाइट सेम मतलब वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, और वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसी पे डिपेंड करता है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या होगा? सेम। हाँ लेकिन रेंज सेम, रेंज अलग अलग हो सकता है क्योंकि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों पे डिपेंड करता है। बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई समझ में? पक्का? आगे बढ़े, ऊपर से तो नहीं गया? चलिए नेक्स्ट सवाल। सवाल नहीं, ये तो एक वो है, वही बताना चाह रहा था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज क्या रहता है? सेम, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? अलग। तो आप देख सकते हो 60 का कॉम्प्लीमेंट्री 30, तो आप देख लो दोनों का जो ग्राफ है, ये जो 60 वाला है, कहाँ गया 60 वाला? ये पबजी वाला, ये देखो, हाँ 60 वाला ये है बच्चों, 60 वाला ये है, और 30 वाला देखो ये है। रेंज क्या आ रहा है बच्चों? सेम। रेंज क्या आ रहा है दोनों का? सेम, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट इसका ज्यादा है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट इसका कम है। आ रही बात समझ में? लेकिन रेंज दोनों का क्या है? सेम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वैसे ही 45 और 45 के साथ तो कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। 75 और 15, ये 15 और ये 75, दोनों के लिए रेंज क्या आया? सेम। और मैक्सिमम किसके लिए आ रहा है? 45 के, देखो सबसे दूर, 45 के लिए क्या है? सबसे दूर। बात समझ में आई? तो मैक्सिमम 45 के लिए होता है और कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सेम रहता है, और जो एंगल बड़ा होता है उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट ज्यादा रहता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे बच्चों। बढ़े आगे, नेक्स्ट अगला सवाल। ठीक, बहुत अच्छा सवाल। ठीक है, देखो एक है टिड्डा, ग्रास हॉपर। क्या है? ग्रास हॉपर, टिड्डा, देखो हरा कलर का है ना। कैन जंप अप टू अ हाइट h, कैन जंप अप टू हाइट h, इतनी ताकत है कि वो कितना हाइट जंप कर सकता है? h। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच ही कैन जंप अलोंग द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। h से जंप कर सकता है 45, यानी आंसर बोलेंगे ऐसा 45 होगा। ये क्या है? h के टर्म से बताना है ना। ठीक, तो मैक्सिमम कितना जंप कर सकता है? h। तो अगर सपोज वो अपनी पूरी ताकत से वर्टिकल जंप किया तो कितना पहुंचता है मैक्सिमम हाइट? h पहुंच सकता है। ठीक, तो उतने ही ताकत से वो कितने में कूदे? ऊपर कूदेगा तो रेंज तो 0 होगा ना, तो सामने कूदेगा, सामने कूद देगा तो कैसे कूदना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम रहे? 45 डिग्री एंगल पे। कितने पे? 45 डिग्री एंगल पे। ठीक, अब हमको रेंज निकालने के लिए दो चीज चाहिए। रेंज हमको पता है क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर अपॉन 2g। मैक्सिमम रेंज क्या होता है? यू स्क्वायर अपॉन 2g, पता है ना, साइन 90 हो जाता है 2 थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो हमको क्या चाहिए? u चाहिए h के टर्म्स में, तो रेंज आ जाएगा h के टर्म्स में। अब h निकालने के लिए क्या करेंगे? ये कुछ दिया है देखो, ग्रास हॉपर कैन जंप अप टू अ हाइट h, मतलब खड़े खड़े कूदता है ऊपर सीधा, तो कितना हाइट पहुंचता है? h। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। तो ग्रास हॉपर जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? 0। और जमीन से कितने हाइट से कूदा है वो? u स्क्वायर। जमीन से कितने हाइट से कूदा है? u स्क्वायर। और एक्सेलरेशन 2g है, और कितना हाइट पहुंचा वो? h। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं ना कि वो अपने पैरों से अपने आप को कितनी स्पीड दे सकता है। तो सीधा ऊपर जंप करता है तो h हाइट पहुंचता है मैक्सिमम, तो सीधा ऊपर जंप करेगा तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा? u स्क्वायर का वैल्यू बच्चों 2gh। ये समझ में आया कि नहीं है? u स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? 2gh। तो इसी u से वो सीधा जंप करने के बजाय कैसा जंप कर देगा? 45 से। इसी u से वो कैसा जंप कर देगा? 45 से। तो जब वो 45 से जंप करेगा तो रेंज कितना हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। तो u स्क्वायर का वैल्यू कितना निकालें बच्चों? 2gh बाय 2g। 2g था नीचे, खाली g था यार, खाली क्या था? g था, 2g नहीं था, खाली क्या था? g। g था, g देख लो है ना, खाली क्या था? g। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g था ना, तो g से g कट गया, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 2h। क्लियर बात? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कूद सकता है?
2h। पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है? इससे क्या बात समझ में आ रहा है? दो गुना, यानी जितना मैक्सिमम हाइट कूद सकता है उसका डबल रेंज कवर कर सकता है, अगर उतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करे अपने आप। ठीक है, आगे बढ़े? पक्का? चलिए अगला सवाल। At what angle should a projectile be thrown such that the horizontal range of projectile will be equal to half of its maximum value? Half of its maximum value मतलब अपने को क्या बोला है? Such that the horizontal range मतलब R क्या रहना चाहिए? R maximum का आधा। क्या रहना चाहिए बच्चों? R maximum का आधा। और हमको क्या पूछा है? What angle मतलब थीटा पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? मतलब U कांस्टेंट होगा, मतलब u क्या होगा? कांस्टेंट। तो हम लोग बच्चों अगर u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फेंकते हैं तो रेंज क्या आता है बताओ? 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये आ गया। और r मैक्सिमम कितना होता है? u स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो क्या आएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g, तो कितना हो जाएगा ये? 4g। नहीं, फिर से गलत लिख दिया, u स्क्वायर अपॉन g होता है, तो ये क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, जी जी कट गया, u स्क्वायर कट गया। साइन 2 थीटा किसके बराबर आया बच्चों? 1/2। कब होता है 1/2 2 थीटा का वैल्यू? 1/2 30 डिग्री पे, तो 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा? 15 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया नहीं है? हाँ, अरे हाँ ये नहीं था, सॉरी ये नहीं था। हाँ, u स्क्वायर साइन 2 थीटा ले रहे हैं ना, तो 2u नहीं होगा ना, 2u साइन थीटा कॉस थीटा था, सॉरी सही बोलो, सॉरी मेरा गलती। तो क्या होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो ये 2 नहीं आएगा, ये g से g कट जाएगा, और ये फॉर्मूले का 2 यहाँ रखेगा तो ये आ जाएगा। वो 2 को मैं इधर लाना भूल गया। ठीक, बात समझ में आएगी? अब सही सही निकाला, लेकिन 2 मैथ्स की मिस्टेक करके, तो 2 मैथ्स की मिस्टेक एक दूसरे को कैंसिल कर। ठीक है, भूख लग रही है इसलिए नहीं बना। हाँ सो तो समझ आया बच्चों लोगों? पक्का? क्लियर है? आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। ठीक, तो r बराबर क्या होगा? r मैक्सिमम बाय 2। एक बार वीडियो के लिए बना देते हैं भाई फिर से, है कि नहीं? तो बेइज्जती होगा, ऑनलाइन गाली वाली देते हैं आज। आप लोग तो क्या मन में गाली दोगे बाकी ऑनलाइन बच्चे लोग तो मुंह पे गाली देते हैं, है ना? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल थ्रोन सच दैट द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है बच्चों? r विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब किसके बराबर होगी? r मैक्सिमम का आधा। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम क्या होता है? u स्क्वायर अपॉन g, उसका आधा मतलब 2। g से g कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना है बच्चों? हाफ। तो 2 थीटा किसके बराबर होगा? 30 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर होगा? क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट बनाते हैं बच्चों अगला सवाल। ठीक है, क्या है? एक बल्लेबाज, क्या है? बल्लेबाज hits a ball at an angle of 30 degree with initial speed of 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, assuming that the ball travels in a vertical plane, vertical projectile, the time at which the ball reaches the highest point, time at which reaches the highest point, ऐसे ही बता दो डायरेक्ट। अबे जीरो नहीं, जीरो पे तो जमीन पे है। हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे v क्या होता है? 0। या टाइम कितना होता है? टाइम ऑफ लाइट का आधा। पता है ना ये चीज? तो बैट्समैन ने क्या किया बच्चों? 30 डिग्री से 30 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंक के मारा, तो वो t इक्वल टू 0 से मारा। टोटल टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? t। तो जब टाइम ऑफ लाइट क्या होता है? आधा, तब वो कब पहुंचता है? मैक्सिमम हाइट पे। तो टाइम निकालना है हाईएस्ट पॉइंट, तो हम लोग को टाइम ऑफ लाइट का क्या निकालना है बच्चों? आधा। तो निकालते हैं, टाइम ऑफ लाइट का आधा क्या होगा? टाइम ऑफ लाइट होता है 2u बाय g, उसका आधा कर दो तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आएगा? u साइन 30 बाय
जी, u का वैल्यू कितना दिया है 30 इंटू 1/2/10, 0 से 0 कट गया, कितना आएगा बच्चों 1.5 सेकेंड। ठीक, 1.5 सेकेंड। समझ आई बच्चों बात? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? मैक्सिमम हाइट रीच, मैक्सिमम हाइट में तो क्या लगा दो, h का फॉर्मूला निकालो। क्या का फॉर्मूला लगा दो? h का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u साइन थीटा कितना आया 30 इंटू 1/2 15, तो क्या लिख लो 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 2g, ये होता है ना u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। तो u कितना था 30, साइन 30 कितना था 1/2, तो 15 का स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 125, 225 बाय 20 मीटर, ये क्या आ गया आपका हाइट। तीसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज का फॉर्मूला बच्चों u स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 30, 2 थीटा कितना हो जाएगा 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का वैल्यू कितना लेंगे 10, तो 1 0 से 1 0 कैंसल, ये हो गया 45, तो कितना आएगा बच्चों 45√3 मीटर्स। पक्का? क्लियर है? अगला, द टाइम फॉर विच द बॉल वॉज इन एयर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डबल, ये जो ये टाइम निकाले उसका डबल ही, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 3 सेकेंड। क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे बच्चों। क्लियर? अगला सवाल ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट, है ना? अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2√3 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल रेंज इज 2√3 टाइम्स h, यही बोला है। मैक्सिमम हाइट h लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, ऐसा लिखते हैं 2u साइन थीटा, u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, 2√3 h का वैल्यू लिखते हैं h का वैल्यू क्या रहता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है। देखो जी वेल प्लेड, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, 2 कट गया, तो क्या आएगा 2/√3 बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 2/√3। क्लियर बात? समझ में बात? पक्का? तो ये चीज याद रखेंगे बच्चों। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लो, लिख रहे हो क्या? बढ़े आगे। अगला सवाल बच्चों, मर गए, क्या है, अ बुलेट विथ मजल वेलोसिटी कितनी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी 100 मीटर पर सेकेंड, इज टू बी शॉट एट अ टारगेट 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे। तो आप खुद सोचो, सीधा पॉइंट करके चला देंगे, तो अगर सीधा पॉइंट करके चला देंगे तो बुलेट कहां जाएगी, ग्रेविटी तो खींचेगी ना। तो इसीलिए कभी भी टारगेट को, जैसे आप देखते हो ना तीरंदाजी और ये सब देखते रहते हो, वो होता होगा तो लगता होगा अरे तो आसान है, उसमें वो एरो वो बने रहता है, उसको सीधा जो क्रॉस बना है क्रॉस एयर को रखना है बुलसाई में और छोड़ देना है, सीधा जाएगा और लग जाएगा, मस्त। थोड़ी होगा भाई ऐसा, सीधा जाके मारोगे तो थोड़ी देर जमीन में गड़ जाएगा। देखो जेवलिन भी फेंकते हैं तो जमीन पे तो गड़ता है, तो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींचेगा ना। तो हमको ये सोचना पड़ता है बच्चों जब हम लोग एरो की शूटिंग कर रहे हैं कि रेंज कितना है, रेंज कितना है। तो हमको सीधा शूट नहीं करना है, कुछ एंगल बनाते हुए शूट करना है कि वेलोसिटी मेरे को पता है कि मैं जब छोड़ूंगा वेलोसिटी मेरी इतनी है, तो उस वेलोसिटी से मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिल जाएगा। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल और एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल कंपोनेंट टाइम ऑफ फ्लाइट बताएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट से पता चल जाएगा कि एरो वहां कितने देर में पहुंचेगा। अब जितने देर में एरो वहां से वहां पहुंच रहा है, जितने देर में एरो वहां से वहां पहुंच रहा है, उसका रेंज इतना कवर हो जाना है, तभी तो वो बुलसाई पे लगेगा। आ रही बात समझ में? बढ़िया चीज है कि नहीं है? तो उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन और प्रैक्टिस जाता है। ऐसा नहीं कि लाओ भाई लाओ निशाना लगाना है, ऐसे लगाऊंगा पीछे से। तो लाइट गोल होने से पहले ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे
क्या है इस क्वेश्चन में? अ बुलेट विथ मजल वेलोसिटी ऑफ कितना? 100, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड इज टू बी शॉट एट अ टारगेट 30 मीटर अवे, 30 मीटर अवे इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. हाउ हाई अबव द टारगेट मस्ट बी राइफल एम्ड सो दैट द बुलेट विल हिट द टारगेट. मतलब ये कितना ऊपर अपन क्या करें, एम करें. यहां से हाइट निकालना है, यहां से क्या निकालना है, हाइट कितना ऊपर एम करे ताकि टारगेट वो हिट हो जाए. तो अब जाहिर सी बात है अगर आप सीधा मार दोगे तो वो प्रोजेक्टाइल नीचे आ जाएगा ना, सीधा मारोगे तो प्रोजेक्टाइल क्या आ जाएगा, नीचे. तो आपको थोड़ा ऊपर एम करके मारना पड़ेगा ताकि यू आपका एंगल थीटा बनाए. ठीक, तो जैसे ही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म होगा, रेंज कितना होगा 30, और आपको ये टारगेट पे आके हिट करेगा. तो यहां के लिए अपन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं बच्चों. प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और u कितना है, 100 मीटर पर सेकेंड. तो r का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g अपॉन, लिखा ना जी भाई जी, क्या हो गया जी, नहीं, हाँ ठीक है, बाय, अरे बाप रे खिचड़ी हो गया, हाँ जी बराबर कितना आएगा बच्चों, 30. क्या आया, 30. तो देखो यहां से साइन 2 थीटा कितना लगेगा, 30 इंटू जी का वैल्यू होता है 10 और यू स्क्वायर, यू 100 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 10,000. 1 2 3 4 कट गया. तो कितना है बच्चों, साइन 2 थीटा बराबर 3/100. कितना आ गया, 3/100. ठीक, और खुश हो रहा है, ठीक समझ में आया कि नहीं, 3/100 कितना है, 3/100. तो ये किसका वैल्यू, साइन 2 थीटा है, बहुत छोटा है. फॉर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, साइन थीटा कैन बी टेकन एज थीटा. तो यहां से 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/100. तो यहां से थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 3/200. अभी ऐसे ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 3/200. अब हमको एक और चीज पता है बच्चों, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा किसके बराबर रहता है, 2 थीटा, और टेन थीटा का भी तो बराबर रहता है. किसके बराबर रहता है, टेन थीटा. तो देखो हमको तो ये पूछा है कितने ऊपर एम करे, ये 30 है, ये h है. क्या मैं टेन थीटा बराबर h/30 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, मतलब h/30. तो यहां से h बराबर क्या आ जाएगा, 30 tan थीटा. क्या जाएगा बच्चों, 30 tan थीटा. और tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर आया है, साइन थीटा के बराबर ही आया है, 3/100, सॉरी 3/100 नहीं, कितना 3/200. थीटा का वैल्यू कितना है, 3/200. तो यहाँ क्या डालूंगा, 30 इंटू 3/200. बात समझ में आई कि नहीं, 1 0 से 1 0 कैंसल. ये कितना आया, 0.45 मीटर्स. कितना है बच्चों, 0.45 मीटर. तो कितने ऊपर एम करूंगा, टारगेट से 0.45 मीटर ऊपर या 45 सेंटीमीटर ऊपर, तब क्या लगेगा, टारगेट को लगेगा. बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है. ठीक, तो जो एरो शूट करता है वो ऐसे ही करता होगा, जैसे तीरंदाजी भी होता है, तो जो टारगेट है उससे ऊपर इतना सेंटीमीटर ऊपर की. बात समझ में आएगी नहीं, पक्का. बढ़िया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अगला सवाल बनाते हैं. अगला सवाल क्या बोला है, देखो, 2 पार्टिकल्स A एंड B आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट with in different directions such that the manner vertical components of their initial velocities are same. क्या बोला है, दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी सेम. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम नहीं बोला है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम. एक VA से फेंका, एक VB से फेंका, एक थीटा ए बना रहा है, एक थीटा बी बना रहा है. वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, VA साइन थीटा ए, ये बराबर किसके, VB साइन थीटा बी. समझ में आया कि नहीं है, VA साइन थीटा ए बराबर VB साइन थीटा बी. क्वेश्चन में गिवन है, हमको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेंज. रेंज क्या होगा बच्चों, ये होगा VA स्क्वायर, 2 भी लिख देते हैं, साइन थीटा ए कॉस थीटा ए, साइन थीटा ए कॉस थीटा ए बाय G. ये होगा पहले वाले का रेंज. दूसरे वाले का रेंज कितना होगा, 2 VB स्क्वायर साइन थीटा बी कॉस थीटा बी बाय G. दोनों को क्या कर देते हैं, डिवाइड. दोनों को डिवाइड करेंगे तो RA
बाय आर बी। 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, वी ए साइन थीटा ए से वी बी साइन थीटा भी कट जाएगा, क्योंकि सेम दिया है ना, वी ए साइन थीटा बराबर वी बी साइन थीटा भी। तो बचेगा क्या, वी ए कॉस थीटा ए बाय वी बी कॉस थीटा बी। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का क्लियर? सबसे पहला अपने को कंपेयर करना है किसका, 1 का, 2 का, 3 का और 4 का। स्पीड क्या होगी, जिसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा बड़ा बड़ा होगा उसका स्पीड जाहिर सी बात है बड़ा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो 1 और 2 को पहले कंपेयर करेंगे। तो 1 और 2 का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लग रहा है, सेम। क्यों, दोनों क्या पहुंचे, सेम हाइट, दोनों क्या पहुंचे, सेम हाइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 के लिए सपोज अपन यू वाई लिखे, तो 2 के लिए भी क्या लिखेंगे, यू वाई लिखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, और 1 के लिए अगर यू एक्स लिखे, यू एक्स 1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे बच्चों, यू एक्स 2। और हम ये बोल सकते हैं ना, यू एक्स 2 बड़ा है। तो अगर 1 और 2 को डायरेक्टली कंपेयर कर लेते हैं, y दोनों का सेम है, y दोनों का सेम है, x इसका बड़ा है, y दोनों का सेम है, x इसका बड़ा है। तो हम ये बोल सकते हैं भाई इसकी स्पीड 2 की ज्यादा होगी 1 के कंपैरिजन में। तो मैक्सिमम 1 वाला तो नहीं हो सकता, 1 को हटा दो। अब 2 से कंपेयर कर लेते हैं। 2 को किससे किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, 3 और 4 से। तो 3 को कितने से फेंका गया है, 3 को कितने से फेंका गया बच्चों, 45 डिग्री से। 3 को कितने से फेंका गया है, 45 डिग्री से फेंका गया है। 45 डिग्री से फेंकते हैं तो रेंज क्या आता है, मैक्सिमम आता है। ठीक, तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों बराबर रहेंगे तभी ऐसा होता है। क्या रहता है, बराबर। अब इसका मैक्सिमम हाइट ये कितना पहुंचा है, 1 और 2 दोनों से कम पहुंचा है। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो यू वाई डबल डैश लिख रहा हूं, वो कम होगा कि नहीं होगा। और जितना ये है मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 2 का बड़ा है लेकिन ये छोटा है, ये छोटा है। और ये रेंज भी देख लो, अगर आप रेंज कंपेयर कर रहे हो तो 2 का रेंज बड़ा है कि 3 का रेंज बड़ा है, 2 का रेंज बड़ा है, 2 का रेंज बड़ा है। ठीक, अब चौथा किसको कंपेयर करते हैं बच्चों, चौथा। तो चौथा को कितने से फेंकें, चौथे को फेंकें बच्चों 60 कितने, 4 आर फायर्ड फ्रॉम द लेवल अराउंड 30 डिग्री। चौथे को फेंकें 30 डिग्री से। और इस पहले को और दूसरे को कितने से फेंके थे, अच्छा दूसरे को भी 45 से फेंकें। दूसरे को कैसे फेंके, 45। तो दूसरे को भी 45 से फेंके और तीसरे को भी 45 से फेंके बच्चों। तो जो यू वाई होगा वही क्या होगा, इसका भी वेलोसिटी होगा, यू एक्स, इसका भी यू वाई और यू एक्स दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका यू वाई इससे बड़ा है तो इसका यू एक्स भी इससे बड़ा होगा। 45 वाले में कंपेयर हो गए। तो अभी तक सबसे बड़ा कौन आया है, 2। सबसे बड़ा कौन है, 2। अब लास्ट अपने को कंपेयर किससे करना है, 4 से। बच्चों दोनों का रेंज क्या है, दोनों का रेंज क्या है, सेम। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है ऐसा बोल नहीं सकते, क्योंकि रेंज में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी रहता है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी रहता है, तो सेम है बोल नहीं सकते। लेकिन दोनों आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए रेंज क्या होता है, सेम। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए रेंज क्या होता है, सेम। तो रेंज सेम आ रहा है, एक 30 पे है और एक 60 पे है। अच्छा 45 है ना, 30 का है, 45 है, ये क्या है 45। ठीक है, तो ये 45 से फेंके और इसको किससे फेंके, 30 से। ठीक, 30 से फेंके मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, छोटा है, क्योंकि इसका हाइट देखो ना, हाइट क्या है बच्चों, छोटा है। हाइट क्या है, छोटा। अब 1 से कंपेयर करते हैं, 1 से 4 का कंपोनेंट कंपेयर करते हैं। 1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या है, बड़ा, वर्टिकल कंपोनेंट बड़ा है। ठीक, क्योंकि 1 और 4 को फेंके दोनों, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ना 1 और 4 कहाँ है, हाँ 160 है और 4 वाला कितना था 30 डिग्री। तो 1 और 4 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 1 और 4 आपस में क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए, रेंज सेम होना चाहिए। अगर स्पीड सेम हो तो
अगर स्पीड सेम हो तो रेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। स्पीड सेम हो तो रेंज क्या होना चाहिए, सेम। लेकिन रेंज किसका बढ़ा रहा है, 4 का। रेंज किसका बढ़ा रहा है, 4। तो जाहिर सी बात है जो फोर्थ वाले का क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा। अब फोर्थ वाले का स्पीड ज्यादा होगा 1 के कंपैरिजन में, तो वर्टिकल कंपोनेंट उसका बड़ा होगा किससे, 2 वाले से भी बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है 4 वाला क्या होगा, मैक्सिमम स्पीड। 4 वाला क्या होगा बच्चों, यानी 2 से भी उसका स्पीड ज्यादा होगा। समझ में आया, एक बार फिर से बताऊं। अभी 1 और 3 से 2 क्यों बढ़ा, है यहां तक समझ में आ गया सबको। अब लास्ट अपने को चेक करना है कि 2 और 4 में कौन बड़ा है। क्या चेक करना है, 2 और 4 में कौन बड़ा है। तो आप देखो 2 और 4 का रेंज सेम, 2 और 4 का रेंज सेम है, रेंज सेम है। तो देखो अगर मैं रेंज लिखूं R2 बराबर R4, ठीक, तो क्या आएगा, इसका आएगा U स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो ये सेकंड वाले को कितने से फेंके अपने को पता है, 45। तो कितना आएगा 90, U स्क्वायर साइन 90 अपॉन G। ये आएगा U डैश स्क्वायर, क्या आएगा U डैश स्क्वायर, और ये कितना होगा साइन 60, 60 दिया ना इसको, तो क्या आएगा साइन 60 बाय G। G से G कैंसिल हो गया, साइन 90 क्या होता है 1। तो U स्क्वायर बराबर क्या आ गया, U डैश साइन 60। साइन 60 कितना होता है बच्चों, √3/2। तो यहां आएगा √3/2। ये 1 से छोटा होता है, ये 1 से छोटा होता है। तो U डैश बराबर, U डैश का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, U स्क्वायर इंटू 2/√3। तो इसमें 1 से बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो U डैश क्या होगा, ग्रेटर देन U। समझ में बात, U डैश क्या होगा, ग्रेटर देन U। क्लियर है, पक्का, ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो सबका देख लिया है, सबका रेंज लिख लिख के, रेंज जिसका इक्वल है उससे U कंपेयर करो, जिसका हाइट सेम है उसका H लिख के कंपेयर कर लो, वैसे करने से भी हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है। तो U डैश बड़ा है U से। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, फोर्थ वाले की। क्लियर है, बढ़े आगे बच्चों। नेक्स्ट अगला, 2 graphs of a same projectile motion in xy plane projected from origin as shown in figure. X axis is along horizontal and y axis is along vertical. Take g is equals to 10. तो ये बच्चों किसका इक्वेशन लिखा है, वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा है। किसका लिखा है बच्चों, वेलोसिटी। तो देखो vy से 0 होने में इसको कितना समय लग रहा है, आधा सेकंड लग रहा है। vy से 0 होने में इसको कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड, 2 सेकंड लग रहा है ना। अच्छा वो x है, सॉरी, 2 ग्राफ ऑफ, अच्छा सेम प्रोजेक्टाइल मोशन, किसका लिखा है, सेम प्रोजेक्ट का। तो vy से vy को 0 होने में x कितना हो रहा है, 2। तो vy 0 कब होता है बच्चों, रेंज का आधा में। vy 0 कब होता है, रेंज के आधे में। पढ़े कि नहीं पढ़े, vy 0 कब होता है, रेंज के आधे में। तो जो 2 है वो क्या है, रेंज का आधा। तो रेंज कितना होगा बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बात। और vy 0 कब होता है, टाइम के हिसाब से, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे में, टाइम ऑफ फ्लाइट के आधे में। तो t/2 बराबर कितना दिया है, 1/2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 1 सेकेंड। बात समझ में आएगी नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बच्चों, 1 सेकेंड। तो अपने को रेंज मिल गया और क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया। अब दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। उससे देखते हैं कि क्या आंसर मिल रहा है, या जो भी चीज मिल रहा है डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो R का फॉर्मूला क्या होता है, U स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन G। H का वैल्यू क्या होता है बच्चों, सॉरी H नहीं, क्या का वैल्यू, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2U साइन थीटा अपॉन G, 2U साइन थीटा अपॉन G। दोनों को क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड। रेंज कितना आया था 4, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था 1। U से एक U कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, G से G कट गया, क्या बचा U cos थीटा। क्या है बच्चों, U cos थीटा। तो U cos थीटा कितना दिया है 4। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया 4, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बच्चों 4। ये बात समझ में आया कि नहीं, ठीक। अब इधर देखो, हमको पूछा क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया, कितना आ गया 4, एक्स कंपोनेंट कितना आ गया 4।
अब बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अब u cos थीटा का वैल्यू आ गया है, उसको 4 को डाल देंगे किसी भी एक के वैल्यू में, तो क्या निकल जाएगा? u sin थीटा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां पर r का वैल्यू कितना आया था? 4 बराबर u स्क्वायर, u तो स्क्वायर ही रहेगा, या ऐसे नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? 2u sin थीटा u cos थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 40 बराबर 2 u cos थीटा भी निकाले, कितना आया है? 4 इंटू u sin थीटा, तो 4 10 जा 2 5 जा, तो u sin थीटा कितना आ गया बच्चों? 5। तो y कॉम्पोनेंट कितना आ जाएगा? 5। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो ऐसे इस सवाल को बना लेंगे। ठीक है, तो रेंज को और हाइट को डिवाइड कर दिए, वहां से sin थीटा तो कट गया, u बाय ux का वैल्यू आ गया, ux का वैल्यू आके किसी भी इक्वेशन में डाल दिया, तो क्या आ गया? ठीक है, बढ़िया आ गया। अगला लास्ट क्वेश्चन है शायद, इसके बाद हाँ, इसके बाद ट्रेजेक्ट्री है वो कल पढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या है। द फिगर शोज टू पोजीशन ए एंड बी एट द सेम हाइट h, सेम हाइट h, दो अलग अलग पोजीशन पे। ठीक है, फिर क्या बोल दिया है? इफ द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज h, then determine the time elapsed between the position A and B in terms of h and h। टाइम elapse मतलब सपोज यहां पर वो t1 टाइम में पहुंचा और यहां पर कितने टाइम पे पहुंचा है? t2 टाइम पे पहुंचा है, बोल सकते हैं बच्चों। यहां पर वो t1 टाइम पे पहुंचा है, यहां पर t2 टाइम पे पहुंचा है। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, टाइम elapsed निकालने का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। कैसे निकालते थे? y बराबर क्या होगा बच्चों? ये u है इनिशियल वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे? u sin थीटा। क्या लिखेंगे? u sin थीटा और क्या, सॉरी हाँ, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y का वैल्यू क्या डाल देंगे? h। उससे टाइम का दो वैल्यू आ जाएगा, फिर t2 माइनस t1 कर देंगे। ठीक है, ये तो एक तरीका है, मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूं। ये तो एक तरीका है, एक तरीका मैं क्या बताता हूं और। आप क्या कर सकते हो, जो h है वहां पर ऐसे एक लाइन खींच दो, खींच दिए। u वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा प्रोजेक्ट कियो, करे हो। अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है बच्चों, जैसे जैसे क्या जा रहा है, प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा? हमेशा u cos थीटा ही रहेगा। कितना रहेगा? u cos थीटा। लेकिन ये u cos थीटा था, वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा था, लेकिन जब वो कुछ हाइट ऊपर चले जाएगा तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, तो आप उसका वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज कर लीजिए, वर्टिकल वेलोसिटी को क्या कर लीजिए बच्चों? चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी आपको पता चल जाएगा, h के टर्म्स में ही चल जाएगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे तो पता चल जाएगा, h के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। तो ये आ गया। अब आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता चल गया, इससे ज्यादा आपको कुछ पता लगाने की जरूरत है नहीं। आप क्या निकाल लो, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया ना यहां से यहां तक वाला, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा अपॉन g। कितना होता है टाइम? 2u sin थीटा अपॉन g, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, u है तो जाते टाइम भी यहां u होगा। ठीक, तो वैसा एक बार इससे एक बार निकालेंगे, लेकिन पहले इससे एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो यहां पर अपन लिखते हैं वेलोसिटी वर्टिकल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा ये तो सबको पता है, कितना होगा? u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी निकालते हैं, vy बराबर u sin थीटा, vy स्क्वायर बराबर u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g, और h क्या लेंगे? स्मॉल h। क्या लेंगे बच्चों? स्मॉल h। तो क्या आ जाएगा यहाँ? स्मॉल h। क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चों vy का जो वैल्यू आएगा, vy का वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? vy का स्क्वायर, ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमको किस में चाहिए आंसर? h और h के टर्म्स में चाहिए। किसके टर्म्स में चाहिए? h और h के टर्म्स में। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो बताओ, h बराबर होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो इसको क्या लिख सकता हूं?
2g कैपिटल H लिख सकता हूं, यहां डाल देता हूं, तो क्या होगा बच्चों 2g कैपिटल H माइनस 2g स्मॉल h, तो vy का स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं 2g कॉमन आ जाएगा h माइनस h। ये समझ में आया कि नहीं है? पक्का vy का स्क्वायर क्या होगा 2g h माइनस h। तो y कॉम्पोनेंट आ गया, क्या आ गया बच्चों y कॉम्पोनेंट आ गया। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन g, वेयर u साइन थीटा क्या होता है uy इनिशियल। तो अभी हमारा इनिशियल ये हो गया ये पोजीशन, क्योंकि यहां से यहां तक का निकालना है, तो हम लोग u साइन थीटा की जगह वो vy लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट 2g h माइनस h बाय g। ये g कट के ये भी क्या में चले गया रूट में चले गया। इस 2 को कहां भेज दो अंदर भेज दो, तो फाइनल जो आंसर है वो क्या बच जाएगा बच्चों, इधर पे लिख रहा हूं t बराबर टाइम एलैप्स्ड बराबर t बराबर या t2 माइनस t1, क्या लिख सकते हो t2 माइनस t1 बराबर, ये अंदर चले जाएगा तो 2 का अंदर क्या हो जाएगा 8, तो क्या आएगा 8 h माइनस h बाय g का अंडर रूट। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? टाइम एलैप्स क्या है 8 h माइनस h बाय g का अंडर रूट। h इज मैक्सिमम हाइट और h इज किस हाइट पे भी है, ठीक, g तो g है। आ रही बात समझ में? पक्का? तो ये शॉर्टकट है, ये क्या निकालने का शॉर्टकट। बाकी फिर यहाँ h को लिखेंगे, क्या कहाँ गया ये इक्वेशन में h डाल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, माइनस बी प्लस और माइनस t1 t2 आएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे, और फिर जहां भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिखेंगे h के टर्म्स में लिखेंगे, और फिर पूरे को सॉल्व करेंगे आंसर लाएंगे। ये जल्दी आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, इफ TAD is time interval to travel from A to D, TBC is the time interval to travel from B to C। ये दोनों सिमेट्रिक पॉइंट्स है कि नहीं है बच्चों? AD BC सब क्या है सिमेट्रिक पॉइंट्स, जो कि सेम हाइट पे H1 H2 ऐसे पे। तो TAD का स्क्वायर माइनस TBC का स्क्वायर बराबर 8 बाई जी H2 माइनस H1। ये वहीं से आया वही फॉर्मूले से, क्योंकि आप t का स्क्वायर क्या लिख दोगे अभी टाइम एलैप्स्ड, टाइम a से जो 1 से 2 जाने में लगा, तो टाइम एलैप्स बराबर ये लिखे थे, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 क्या h माइनस h बाय g, यही आ जाएगा बच्चों। तो आप a से d के लिए क्या लिखोगे TAD का स्क्वायर ऐसे लिखोगे 8 h माइनस h1 वेयर h इज द मैक्सिमम हाइट, ये वाला h इज द मैक्सिमम हाइट, तो क्या लिखोगे h माइनस h1 बाय g, और t BC का स्क्वायर क्या लिखोगे 8 h माइनस h2 बाय g, और दोनों को माइनस कर लोगे बच्चों तो 8h और 8h कट जाएगा, 8h कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा अंदर h2 माइनस h1, तो इसको अगर माइनस करोगे तो आएगा TAD का स्क्वायर माइनस TBC का स्क्वायर बराबर 8 H2 माइनस H1 बाय G। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों चीज? पक्का? तो ये चीज याद रखना सिमेट्री के हिसाब से, ठीक। तो फिजिक्स में कई चीज सिमेट्री से बनती है, मजा आता है बनाने, है ना? क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा हेल्प मिलेगा यहाँ पर, है ना? बढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों इसके बाद अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ट्रेजेक्ट्री पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इसको कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। ट्रेजेक्ट्री पढ़ने के बाद फिर प्रोजेक्टाइल में वेरिएशंस पढ़ेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, और अलग अलग टाइप का, कि छत ऊपर से वर्टिकल प्रोजेक्टाइल फेंक दिए, अभी जमीन से जमीन में फेंक रहे हैं, अभी छत से जमीन में फेंकेंगे, तो ऐसे टाइप का अलग अलग वेरिएशन, इंक्लाइन प्लेन में सीढ़ी के ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये सब काम करेंगे और उससे क्या क्या रेंज आ रहा है देखेंगे, ठीक है? पक्का? क्लियर? चलिए तो अब कल कंटिन्यू करेंगे, सो बंद करें।